Yes, sir. पेज नंबर 17 पे प्रॉब्लम नंबर 15. The wave function of a particle in one dimension is given to be psi function of x and t is equal to u function of x exponential minus, where u function of x is defined as a function of x 1 by 2 a 3 minus x and 0. Function ux is equal to ax if x lies between 0 to 1, and a by 2 multiplied by 3 minus x if x lies between 1 to 3, otherwise 0. And a is positive. The expectation value of coordinate x at time t equal to 0. जैसे आप t equal to 0 करेंगे, ये फॉर्म फंक्शन ऑफ x से मैच कर जाएगा, u फंक्शन ऑफ x से मैच करेगा. Expectation value of x is defined as minus infinity to plus infinity psi star function of x at t equal to 0 mod square multiplied by x divided by, स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं है कि गिवन वेव फंक्शन इज नॉर्मलाइज्ड, तो डिनोमिनेटर टर्म को आप इंक्लूड करके चलेंगे. साई स्टार फंक्शन ऑफ x 0, साई स्टार साई और साई मॉड स्क्वायर, जो भी आप नोटेशन वहां पे यूज करें. ये आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ x का फॉर्मूला नोट हो गया. अब जैसे ही t इक्वल टू 0 रखेंगे, ये u फंक्शन ऑफ x एट t इक्वल टू 0 ये u x से मैच करेगा. ये रेंज के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ओपन करेंगे. माइनस इन्फिनिटी टू 0 इस लिमिट में जाएगा, और इसमें u फंक्शन ऑफ x 0 है, इंटीग्रेंड 0, इंटीग्रल वैल्यू 0. 0 to 1 ax वैल्यू है a स्क्वायर x स्क्वायर multiplied by x, that is x cube dx, plus 1 to 3 is this value a square by 4 3 minus x square multiplied by x dx, and 3 to infinity function is 0, then integral value is 0, divided by 0 to 1 a square x square dx plus a square by 4 1 to 3 minus x whole square dx. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x की 1 पावर का डिफरेंस है, क्योंकि x का एक्सपेक्टेशन फाइंड करना है. बाकी वेव फंक्शन फॉर्म आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, दैट पार्ट से आप वैल्यूज प्लेस करेंगे. ये स्क्वायर ओपन करेंगे. फर्स्ट टर्म से a स्क्वायर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से a स्क्वायर कॉमन लेके एडजस्ट हो गया. फर्स्ट टर्म का आपने इंटीग्रल किया तो x पावर 4 by 4 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 प्लस यहाँ पे 1 by 4 और 1 to 3 इंटीग्रल. स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 9 और x मल्टीप्लाई करना है, 9x प्लस स्क्वायर टर्म से x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई x पावर 3 by 3 इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 प्लस 1 by 4 इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 3 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x dx. अब ये फर्स्ट टर्म में लिमिट प्लेस करेंगे, सेकंड टर्म का भी इंटीग्रल प्लेस करेंगे. नेक्स्ट पेज पे मैं नोट कर रहा हूँ. फर्स्ट टर्म में अपर लिमिट पे रिजल्ट कंट्रीब्यूट करेगा, लोअर लिमिट पे 0 होने से रिजल्ट 0 हो जाएगा. देन फर्स्ट टर्म x पावर 4 by 4, तो 1 पावर 4 is 1 and 1 by 4 फर्स्ट टर्म कंट्रीब्यूशन प्लस 1 by 4 सेकंड टर्म में यहाँ पे इंटीग्रल करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 बनेगा, 9 मल्टीप्लाई में इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 3 एक साथ आप इंटीग्रेशन लिमिट प्लेस कर देंगे. सेकंड टर्म x क्यूब है तो x पावर 4 by 4 माइनस लास्ट टर्म है 6x स्क्वायर, दैट इज 6x पावर 3 by 3 इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 3 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म 1 by 4 एज सच, सॉरी 1 by 3, ये x पावर 3 by 3 से ऊपर लिमिट कंप्यूट करेगा प्लस 1 by 4 इंटीग्रल करेंगे 9 x यहाँ पे 1 का इंटीग्रल. नेक्स्ट सम है प्लस x स्क्वायर दैट इज x पावर 3 by 3 माइनस 6x दैट इज 6x स्क्वायर by 2 1 to 3 1 by 4. सर पहली क्लास शुरू होगी 2 बजे पूछिए. हाँ जी क्या हुआ सर? ये फर्स्ट स्लाइड है क्या? सेकेंड है. आपकी घड़ी गलत चल रही होगी सर. अभी 159 हुई सर. आपकी घड़ी गलत चल रही होगी. लिमिट रखेंगे ये 9 यहाँ पे 9 by 2 मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर, अपर लिमिट पे 9 और लोअर लिमिट पे -1.
3 power 4 minus 1 by 4 minus 6 by 3 that is 2 3 power 3 minus 1 divided by 1 by 3 plus 1 by 4 9 3 minus 1 plus 3 power 3 minus 1 by 3 minus 3 3 square minus 1 ये 1 by 4 एस एच प्लस 1 by 4 ये वैल्यू 9 minus 1 that is 8 और 2 से एडजस्ट होगा तो ये 36 हो गया प्लस ये 81 और 81 से 1 डिफरेंस किया और 4 से डिवाइड करेंगे तो 20 ये 26 और 2 मल्टीप्लाई किया तो 52 डिवाइडेड बाई 1 by 3 प्लस 1 by 4 ये 3 minus 1 ये 9 मल्टीप्लाई किया तो 18 और ये 27 9 minus 1 24 1 by 4 प्लस 1 by 4 ये 56 और ये 52 तो यहाँ पे 4 प्लस रहेगा 1 by 3 प्लस 1 by 4 ये टर्म एडजस्ट करेंगे तो ये 54 प्लस 26 माइनस 1 24 इंटू 3 बाई तो न्यूमरेटर में 1 by 4 प्लस 1 और ये टर्म 1 by 3 ये टर्म को कंपेयर करिए यहाँ पे ये 84 बनेगा और यहाँ पे आप ये टर्म को कंपेयर करें ये लास्ट वाला टर्म ये 3 से और ये 4 2 by 3 एडजस्ट होगा ये डिनोमिनेटर टर्म 1 हो गया स्टेटमेंट में मेंशन नहीं था कि नॉर्मलाइज है बट लास्ट रिजल्ट यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 हो गया और न्यूमरेटर टर्म कंप्यूट करेगा दैट इज 5 by 4 थर्ड ऑप्शन है नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट कराया था आपको पेज नंबर 19 पे सर प्लस फर्स्ट साइड टू का था सर को जो लास्ट लेक्चर में 2 प्रॉब्लम्स नोट कराई थी उन्हीं को डिस्कस करना है पेज नंबर 19 प्रॉब्लम नंबर 12 the wave function of an electron in one dimension is given by psi function of x is equal to 0 for x less than 0 and 2 root 3 exponential minus x multiplied by 1 minus exponential minus x for x greater than or equal to 0. The ratio between the expected position mean value and the most probable value x naught sorry xn ये आपको यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है और रेशियो फाइंड करने के लिए पहले यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइंड करेंगे और फिर से मैं आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट में नॉर्मलाइज वर्ड नहीं है और जब नॉर्मलाइज वर्ड नहीं तो आप श्योर नहीं है कि नॉर्मलाइज होगा डिनोमिनेटर टर्म बनाएगा तो वो टर्म आप इंक्लूड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर इनटू x करेंगे बट माइनस इन्फिनिटी टू 0 दिस वेव फंक्शन इज 0 तो इंटीग्रेशन से कंडीशन एक्सक्लूड हो जाएगा ओनली नॉन जीरो कंडीशन बचेगा 0 टू इनफिनिटी के लिए साई स्टार साई करेंगे ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा दैट इज 12 ये टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस 2x ये टर्म का स्क्वायर 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x dx डिवाइडेड बाई फिर से डिनोमिनेटर में साई स्टार साई dx करेंगे तो ये कंडीशन सेम रहेगा कोफिशिएंट का 0 टू इनफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस y x मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस x होल स्क्वायर dx अब यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे ये 12 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एडजस्ट हो गया इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी न्यूमरेटर पार्ट में स्क्वायर ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म यहाँ से 1 और 1 में ये x एक्सपोनेंशियल माइनस 2x मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2x x सेकंड पार्ट टर्म में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस 2x बनेगा और माइनस 2x पहले से प्रेजेंट है x प्रेजेंट है तो एक्सपोनेंशियल माइनस 4x x अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट टर्म ट्वाइस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस x यहाँ से बनेगा और एक्सपोनेंशियल माइनस 2x और x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल माइनस 3x x dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू इनफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस 2x प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस 4x माइनस 2 एक्सपोनेंशियल माइनस 3x dx अब यहाँ पे गामा फंक्शन का स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर पार्ट में फर्स्ट टर्म के लिए एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x पावर 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा पावर 2 तो अल्फा इन दिस केस इज 2 तो 1/2 स्क्वायर प्लस यहाँ पे फिर से अल्फा चेंज हो रहा है x पावर 1 है तो 1/4 पावर 2 माइनस 2 1/3 पावर 2
डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, यहाँ पे x पावर 0 है तो 0 फैक्टोरियल इज 1, 1/2 प्लस 1/4 माइनस 2/3। अभी टेन सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर पार्ट के लिए एलसीएम 4 × 4 एंड 3 × 3। और यहाँ से ये 4 है, 1 4 कैंसिल आउट हो गया, फिर 36 बनेगा, यहाँ से 16 कैंसिल आउट हो गया, फिर 9, और यहाँ से 9 कैंसिल आउट हुआ तो 16 और 2 प्रेजेंट है 32, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे 4 × 3 तो फर्स्ट टर्म 6, नेक्स्ट 3, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म 4 × 3, यहाँ से 1 4 और 1 3 को एडजस्ट कर देगा, तो ये 36 और ये 32, यहाँ से 4 प्लस और 9 करेंगे तो ये 13 बन गया, डिनोमिनेटर में 9 - 8 दैट इज 1, और यहाँ से ये पार्ट से 1 4 और 3 प्रोडक्ट करेंगे तो 12, 13/12, ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x फाइंड हो गया। बट अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन फाइंड करना है, तो इसका रेशियो फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन डिस्कस करते हैं। वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है, तो जिस साइड के लिए फंक्शन नॉन जीरो कंडीशन है उसी साइड आपको ट्राई करना है मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन, क्योंकि ये नेगेटिव x के लिए तो 0 है प्रोबेबिलिटी। तो साई मॉड स्क्वायर अगर आप यहाँ पे फाइंड करें नॉन जीरो पार्ट के लिए, दिस इज 12 एक्सपोनेंशियल -2x 1 - एक्सपोनेंशियल x होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, अगर आप यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल -x स्क्वायर टर्म से कॉमन ले लें तो 12 एक्सपोनेंशियल -4x मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल x - 1 होल स्क्वायर। इसी टर्म में आप होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते थे, जैसे चाहे आप इसको डिफरेंशियल करने के लिए जो भी आपको इजी लगे सिमिलर वे में आप रिजल्ट फॉलो कर सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन फाइंड करने के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को वन टाइम डिफरेंशियल करेंगे, x की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशियल करने से जो 12 कंडीशन है ये कॉमन आएगा और 0 के साथ एडजस्ट करके 0 बन जाएगा, ओनली ये फंक्शन पार्ट का डिफरेंशियल करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल -4x कांस्टेंट, ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो 2 एक्सपोनेंशियल x - 1 और एक्सपोनेंशियल x - 1 का डिफरेंशियल किया तो एक्सपोनेंशियल x माइनस, अब ये टर्म कांस्टेंट सॉरी प्लस एक्सपोनेंशियल x - 1 होल स्क्वायर, ये टर्म कांस्टेंट, अब ये टर्म का डिफरेंशियल करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर एज सच और एक्सपोनेंट का डिफरेंशियल किया तो -4 मस्ट बी 0। और यहाँ से आप कॉमन फैक्टर्स कॉमन लें तो 2 कॉमन है, एक्सपोनेंशियल -4x कॉमन है और एक्सपोनेंशियल x - 1 पावर कॉमन है, तो ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर यहाँ पे आ गया 2 आ गया, तो अब यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा एक्सपोनेंशियल x, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो 2 प्रेजेंट रहेगा, ये टर्म कॉमन आ गया, एक्सपोनेंशियल x - 1 का 1 पावर प्रेजेंट रहेगा, तो 2 एक्सपोनेंशियल -4x मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल x - 1। अब यहाँ से ये टर्म सिंप्लीफाई करें तो 2 एक्सपोनेंशियल x + 2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप ये रिजल्ट को चेक करेंगे, अगर ये आपने 0 किया, एक्सपोनेंशियल -4x 0 हो सकता है, इस पार्ट से 2 माइनस एक्सपोनेंशियल x बचेगा तो एक्सपोनेंशियल x वैल्यू 2 हो सकती है, और इस पार्ट को जब आप 0 करेंगे तो एक्सपोनेंशियल x वैल्यू 1 हो सकती है। ये पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बट जैसे ही आप इस पार्ट को और सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो यहाँ से आपको ये भी कंफर्म होगा कि एक्सपोनेंशियल -x और एक्सपोनेंशियल x 0 हो सकता है, एक्सपोनेंशियल x वैल्यू 2 है और एक्सपोनेंशियल x वैल्यू 1 है, यहाँ से यही पार्ट प्लस भी हो सकता है। तो एक्सपोनेंशियल x की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड हो गई, चाहे तो आप यहीं पे लॉग लेके रिजल्ट x के लिए फाइंड कर सकते थे, बट क्योंकि फंक्शन हमें कंपेयर करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चेक कर सकते थे, या एक मैंने लास्ट लेक्चर में एक मेथड बताया था कि फंक्शन में वैल्यूज प्लेस करके भी वैल्यूज को कंपेयर कर लें, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा उस पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्वेश्चन फाइंड कर। तो यहाँ पे हमें एक्सपोनेंशियल x की रिक्वायरमेंट है, तो लॉग फाइंड करने की जरूरत भी नहीं है। अभी आप कंपेयर करें साई फंक्शन ऑफ x मॉड स्क्वायर दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, अगर आप यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x को 0 कर दें या एक्सपोनेंशियल -x, दोनों पार्ट 0 है यहाँ से, इस पर्टिकुलर केस से जो रिक्वायर्ड वो आप प्लेस कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल x को यहाँ पे जैसे ही आपने 0 किया तो ये टर्म यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल -x 0 होने से ये टर्म 0 बन गया। साई फंक्शन ऑफ x मॉड स्क्वायर, अब एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल टू 1 पे चेक करें तो एक्सपोनेंशियल x - 1 इस पार्ट से 1 - 1 डिफरेंस होने से ये वैल्यू भी 0 हो गई। और जैसे ही आप थर्ड वैल्यू चेक करेंगे साई x मॉड स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल टू 2, तो ये 12 और ये टर्म एक्सपोनेंशियल -x इज 1/2, इसको पावर 4 ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल x इज 2 देन 2 - 1 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू को आप चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू पॉजिटिव है और नॉन जीरो है। तो 3 वैल्यूज आपने फाइंड की थी x के लिए, और दीज वैल्यूज से 2 वैल्यूज ऑफ x के लिए प्रोबेबिलिटी 0 है और एक के लिए पॉजिटिव और नॉन जीरो है, तो दिस इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दिस टर्म इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो x की एक्सपोनेंशियल x इक्वल टू 2 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम बनेगा। देन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ पोजीशन इज, अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल टू 2 से आप फाइंड करेंगे, तो एट एक्सपोनेंशियल इक्वल टू 2 पे साई मॉड स्क्वायर मैक्सिमम है, और यही हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करना था। तो यहाँ से लॉग फाइंड करेंगे, देन x इज ln2 और ln2 की वैल्यू आप प्लेस करेंगे, नेचुरल लॉग है तो ये xm आपको पता चलेगा, और आपको रेशियो फाइंड करना था एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय xm।
13/12 डिवाइडेड बाई ln2 0.693। ये वैल्यू को आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू 1.5629 4 डेसिमल प्लेस में मैंने फाइंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट दिए हैं 3 डेसिमल प्लेस के लिए। तो ये राउंड ऑफ करेंगे तो 1.563 में राउंड ऑफ हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट बन गया। दीज टू प्रॉब्लम्स आपको ट्राई करने के लिए बोला था, आप लोग ट्राई किए होंगे, स्टेप्स को आप जो आपने फॉलो किए उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पेज नंबर 34, पेज नंबर 34, प्रॉब्लम नंबर 28। एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। पेज नंबर 34, प्रॉब्लम नंबर 28। देखो असाइनमेंट चेंज हो रहा है यहाँ पे, और प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको हिंट रहेगा कि जो मेथड अब तक आपको डिस्कस किए हैं उनसे प्रॉब्लम कंप्लीट कर सकते हैं। द वेव फंक्शन psi x ऑफ ए पार्टिकल इज शोन बिलो। आपको वेव फंक्शन का प्लॉट दिया हुआ है। हियर k इज कांस्टेंट एंड a स्मॉल a इज ग्रेटर देन स्मॉल d। द पोजीशन अनसर्टेनिटी डेल्टा x ऑफ द पार्टिकल इज। अगर आपको वेव फंक्शन डिफाइंड है तो आप अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक्सपेक्टेशन से आप अनसर्टेनिटीज फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आपका असाइनमेंट 4 में है, बट आप यहाँ से प्रॉब्लम्स जो मेथड्स आपको बताएं उनसे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको वेव फंक्शन का प्लॉट दिया हुआ है, साई फंक्शन ऑफ x वर्सेस x आपको प्लॉट दिया है। ये सेंटर वैल्यू इस x इक्वल टू 0 से ये a/2 है। सी राइट साइड में भी ये जो डिस्टेंस है ये a/2 है, और ये जो यहाँ पे शेप ड्रॉ की हुई है वेव फंक्शन के लिए ये यहाँ पे d दिया हुआ है, और ये जो वेव फंक्शन के लिए वैल्यू है वो यहाँ पे k दिया हुआ है, कैपिटल K। ये आपको फिगर ड्रॉ किया हुआ है। अब एक्सपेक्टेशंस फाइंड करने के लिए आप इंटीग्रल करेंगे, और इंटीग्रल के लिए आपको यहाँ पे लिमिट्स चाहिए, और जब आप लिमिट्स करेक्टली फाइंड कर लेंगे तो आप एक्सपेक्टेशंस फाइंड कर सकते हैं। आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x और एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर फाइंड करेंगे जिस अनसर्टेनिटी टर्म के लिए। इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ psi x mod स्क्वायर x dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ psi x mod स्क्वायर dx। जो यहाँ पे शेप दिया हुआ है, वे फंक्शन का प्लॉट दिया है, आप ये चेक कर सकते हैं। सभी को ये आइडिया है कि यहाँ पे जो प्लॉट है x को अगर आप -x कर दें तो वेव फंक्शन सेम रहेगा। इट मींस गिवन वेव फंक्शन इवन है, वेव फंक्शन इवन है, और इक्वल अपोजिट पार्ट के लिए यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। अब ये लिमिट इक्वल अपोजिट रहेगा, और यहाँ पे जैसे ही वेव फंक्शन का आपको आइडिया हो कि पेरिटी डेफिनेट है तो ये इंटीग्रैंड की पेरिटी आपको कंफर्म है। इंटीग्रैंड की पेरिटी ऑड है तो ये रिजल्ट श्योरली 0 आएगा। अब चाहे तो ये कंफर्म भी आप कर सकते हैं फिर से, अगर कंफर्म करना हो। मैंने आपको ये बता दिया कि रिजल्ट 0 बनेगा, आप ये कंफर्म कर सकते थे। अब इस पॉइंट की लिमिट और इस पॉइंट की लिमिट आप यहाँ पे फाइंड करें, तो लिमिट से यहाँ पे आपको इस पॉइंट के लिए लिमिट का आइडिया होना चाहिए। जैसे ही आप ये x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में जाएंगे, ये जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव में जाएगा, और इस पॉइंट की वैल्यू मोर नेगेटिव है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, मिड पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट की वैल्यू मोर नेगेटिव है, और ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है d, तो इसके हाफ सेंटर से एक साइड d/2 डिस्टेंस बनेगा। तो इस पॉइंट का लिमिट बन गया -a/2 -d/2। इस पॉइंट का लिमिट अब की बार a/2 से ये डिस्टेंस लेस डिस्टेंस है, अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पे जाएं तो ये फॉर्म को आप कंपेयर कर सकते हैं। इस पार्ट के लिए आप d/2 ऐड कर देंगे यहाँ पे। ऐसे ही ये पार्ट पे आप जाएं, ये पार्ट a/2 प्लस है इस पॉइंट तक, राइट साइड में ऑल वैल्यूज x के राइट साइड में जो वैल्यूज आएंगी प्लस होंगी, बट ये वैल्यू a/2 से लेस है, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, और ये वैल्यू a/2 से लार्ज वैल्यू है। तो आप लिमिट वैल्यूज करेक्टली यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, और यहाँ पे -a/2 -d/2 लोअर लिमिट इस पर्टिकुलर शेप के लिए, और अपर लिमिट बनेगा -a/2 + d/2। और वेव फंक्शन की वैल्यू इस रेंज में कांस्टेंट वैल्यू है k, और साई स्टार साई किया तो ये k स्क्वायर बन गया। x मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही इस पर्टिकुलर शेप के लिए वैल्यू k है, साई स्टार साई किया तो k स्क्वायर, और लिमिट बनेगा a/2 -d/2 टू a/2 + d/2 x dx। डिनोमिनेटर टर्म k स्क्वायर -a/2 -d/2, अपर लिमिट -a/2 + d/2,
dx, ये कैपिटल के हैं ऑल टर्म्स में, k स्क्वायर a बाई टू माइनस डी बाई टू अपर लिमिट a बाई टू प्लस डी बाई टू dx। ये अभी मैंने आपको ये हिंट किया कि इंटीग्रैंड ऑड है और लिमिट इक्वल अपोजिट है, तो ये आपको बताया कि जीरो बनेगा। अब चाहे तो ये इंटीग्रल सॉल्व करके भी आप कंफर्म कर लें, ये जीरो बनेगा। एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन फाइंड करना अनसर्टेनिटी के लिए, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई मॉड स्क्वायर dx। अभी आपको यहाँ पे हिंट किया कि साई इवन है और एक्स स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इंटीग्रैंड वैल्यू लिमिट इक्वल अपोजिट और इंटीग्रैंड यहाँ पे इवन बन गया। तो ये जो इंटीग्रैंड की वैल्यू है उनकी बात जीरो नहीं है, इंटीग्रल वैल्यू जीरो नहीं बनेगा, और जब जीरो नहीं बनेगा तो आप ये कैलकुलेट करेंगे। लिमिट्स जो आपको यहाँ पे बताई हैं इस पार्ट के लिए लिमिट्स सेम रहेंगी, ओनली एक्स स्क्वायर टर्म न्यूमरेटर में चेंज जाएगा। तो के स्क्वायर लोअर लिमिट माइनस ए बाई टू माइनस डी बाई टू, अपर लिमिट माइनस ए बाई टू प्लस डी बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के स्क्वायर ए बाई टू माइनस डी बाई टू ए बाई टू प्लस डी बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई के स्क्वायर माइनस ए बाई टू माइनस डी बाई टू माइनस ए बाई टू प्लस डी बाई टू डी एक्स के स्क्वायर ए बाई टू माइनस डी बाई टू अपर लिमिट ए बाई टू प्लस डी बाई टू डी एक्स। अब चाहे तो मैंने ये दोनों टर्म्स आपको सेपरेटली दीज टू शेप के लिए नोट कर दिए। अब अभी आपको ये हिंट किया कि जब इवन है, ये इंटीग्रैंड इवन है, तो लिमिट को आप 2 टाइम 0 टू सिर्फ इस वाले इंटीग्रल से भी सॉल्व कर सकते हैं, पॉजिटिव साइड वाले इंटीग्रल से सॉल्व कर सकते हैं। चाहे बोथ इंटीग्रल्स को आप चेक कर लीजिए, दोनों का कंडीशन सेम आएगा। जो न्यूमरेटर में बोथ सेपरेटली इंटीग्रल्स हैं, डिनोमिनेटर में भी बोथ इंटीग्रेशंस वैल्यू सेम आएंगे, चाहे जैसे आप इसको ट्राई कर सकते हैं। डिनोमिनेटर वैल्यू पे जाइए, यहाँ पे इंटीग्रल dx x बनेगा और x की अपर लिमिट प्लेस किया माइनस ए बाई टू प्लस डी बाई टू माइनस ये टर्म, तो ये d वाले टर्म ऐड हो गए, बाकी a वाले टर्म कैंसिल आउट हो गए। ऐसे ही आप सेकंड टर्म पे जाइए, x वैल्यू बनेगा इंटीग्रल का यहाँ पे और अपर लिमिट प्लेस किया a बाई टू प्लस डी बाई टू माइनस ए बाई टू माइनस डी बाई टू, तो a बाई टू कैंसिल आउट हो गए, यहाँ से फिर से ये d बन गया। तो ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लेके एडजस्ट हो गया, जो बोथ इंटीग्रेशंस न्यूमरेटर में है दोनों का इंटीग्रल वैल्यू सेम आएगा, और डिनोमिनेटर में जो बोथ टर्म्स थे बोथ का इंटीग्रल वैल्यू d आ रहा है, k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, एडजस्ट हो गया। कोई एक इंटीग्रल वैल्यू न्यूमरेटर का चेक कर लीजिए, ठीक है, उसको डबल करके भी रिजल्ट आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे x पावर 3 बाई 3 बनेगा, x पावर 3 बाई 3 लिमिट माइनस ए बाई टू माइनस डी बाई टू अपर लिमिट माइनस ए बाई टू प्लस डी बाई टू। सेकंड टर्म भी चाहे सेपरेटली आप चेक कर लें, बट मैंने हिंट कर दिया क्योंकि इवन फंक्शन है, दोनों का कंडीशन सेम आएगा, तो आपकी चॉइस है, चाहे सेपरेटली फाइंड कर लें चाहे इसको डबल कर लें। 1 बाई 3 कॉमन आ गया, माइनस ए बाई टू प्लस डी बाई टू क्यूब माइनस माइनस ए बाई टू माइनस डी बाई टू क्यूब प्लस ए बाई टू प्लस डी बाई टू क्यूब माइनस ए बाई टू माइनस डी बाई टू क्यूब डिवाइडेड बाई 2d। 1 बाई 3 ये क्यूब ओपन करेंगे तो ये 2 पावर 3, आप ऑल टर्म से 2 पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही 2 पावर 3 कॉमन लेंगे, यदि आप सेपरेटली सिंप्लीफाई कर लें तो ये माइनस ए बाई टू, तो माइनस ए बाई टू पावर 3 प्लस डी बाई टू पावर 3 माइनस 3 ए डी बाई 4 माइनस ए बाई टू प्लस डी बाई टू माइनस, यहां से फिर से माइनस बनेगा, माइनस ए बाई टू क्यूब माइनस डी बाई टू क्यूब प्लस 3 ए डी बाई 4 माइनस ए बाई टू माइनस डी बाई टू। ऐसे ही आप सेकंड टर्म क्लियर नोट कर सकते हैं। ये टर्म को आप कंपेयर करिए, ये माइनस ए बाई टू क्यूब और ये माइनस ए बाई टू क्यूब, ये टर्म कैंसिल आउट, ये टर्म डी बाई टू क्यूब डी क्यूब बनेगा और यहाँ से 3 ए स्क्वायर डी और ये टर्म बनेगा 3 ए डी स्क्वायर, एक टर्म यहाँ पे प्लस होगा एक माइनस होगा। इस पार्ट से आप चेक कर सकते हैं, माइनस 3 ए स्क्वायर डी और ये पार्ट माइनस 3 ए डी स्क्वायर बाई 2, तो सम टर्म यहाँ पे एडजस्ट हो रहे हैं। जैसे आप ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएंगे, और इस डी से एडजस्ट करेंगे तो ये 1 बाई 3, एक तो यहाँ से डी स्क्वायर टर्म प्रेजेंट होगा, डी स्क्वायर बाई 4 और एक 3 ए स्क्वायर डी वाला टर्म यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। 3 ए स्क्वायर डी एडजस्ट हो गया इस डी से, क्यूब वाले पार्ट से, यहाँ से डी स्क्वायर प्रेजेंट और यहाँ 3 ए स्क्वायर डी टर्म प्रेजेंट होगा, डी कॉमन लेके वो एडजस्ट हो गया। अब ये टर्म को अब
स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 12। अब आपको एक्स स्क्वायर एक्सपेक्टेशन पता है, एक्स एक्सपेक्टेशन पता है, देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एवरेज माइनस एक्स एवरेज स्क्वायर, और ये टर्म का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 12। तो ये सेकंड ऑप्शन से मैच करें। इसमें इंटीग्रल पार्ट में सिर्फ मिस्टेक आपसे लिमिट पे हो सकता था, और लिमिट आप करेक्टली प्लेस कर देंगे तो बाकी पार्ट x पावर 3 का इंटीग्रल है और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट का इंटीग्रल है। सर एक बार लिमिट फिर से बताइए। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको हिंट कर रहा हूँ लिमिट के लिए। पहले मैं पॉजिटिव के लिए हिंट कर रहा हूँ। ये पॉइंट की डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, तो ये x इक्वल टू 0 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, ये वैल्यू दिया a/2, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो d/2 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये d/2 है। ये डायग्राम से सभी को कंफर्म होना चाहिए। अब ये पॉइंट पे जाएं, ये सपोज x1 है और ये x2 है। तो x1 आप चेक कर सकते हैं a/2 से, अगर ये d/2 डिफरेंस कर दें तो ये डिस्टेंस आपको मिलेगा। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से डिफरेंस कर दें x1 के लिए a/2 से, तो x1 वैल्यू आपको मिलेगा। तो a/2 से मैंने d/2 ही डिफरेंस किया है लोअर लिमिट में पॉजिटिव साइड के लिए। अब यहाँ से ये d/2 ऐड कर दें a/2, तो ये x2 बन गया। क्लियर हुआ है नहीं? यस सर। ऐसे ही नेगेटिव साइड में, नेगेटिव साइड के लिए वैल्यूज नेगेटिव आएंगी पोजीशन की वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है a/2, बट इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -a/2। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -a/2 है। अब ये वैल्यू d/2 है अगर x का एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करें, बट जब आप लिमिट लेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस है, तो ये मान लीजिए मैंने x3 लिख दिया और x3 की वैल्यू आप चेक करें, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस को ऐड करना है और x के लेफ्ट में जा रहे हैं तो माइनस बनेगा, और ये डिस्टेंस है a/2 प्लस d/2, एब्सोल्यूट वैल्यू था डिस्टेंस का, बट इसका माइनस किया, माइनस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों साइन माइनस हो गए। x4 के लिए ये x4 है और ये x3 है, तो x4 के लिए आप चेक करें, एब्सोल्यूट वैल्यू पे जाएं पहले, एब्सोल्यूट वैल्यू है a/2 से d/2 डिफरेंस करेंगे तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, बट ये वैल्यू माइनस में है, तो आप चेक कर सकते हैं -a/2 प्लस d/2, तो लिमिट इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। यही मैंने आपको वहां पे यूज किया इंटीग्रल पार्ट। क्लियर हो गया सभी को लिमिट? यस सर। जो मेथड आपको मैंने एक्सपेक्टेशन, अनसर्टेनिटी, दीस पार्ट के लिए डिस्कस किए हैं, वो जब आप सिस्टम्स पढ़ेंगे, सिस्टम्स में वेव फंक्शंस फाइंड करेंगे, तो दैट टाइम पे फिर से आर्टिकल वाइज रिपीट होंगे, ये इंडिविजुअल सिस्टम वाइज रिपीट होंगे। यहाँ पे तो आपको वेव फंक्शन किसी नॉन सिस्टम के लिए गिवन था। कई बार ऐसा हो सकता है कि जब आप ये सिलेबस आगे पढ़ लेंगे, कोई नॉन सिस्टम पढ़ लेंगे, तो उसका वेव फंक्शन का फॉर्म आपको मेमोराइज होगा, नोन होगा, तो जरूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम में डिफाइन करे फिर से, बट प्रॉब्लम के स्टेप सिमिलर होंगे। वेव फंक्शन फॉर्म आपको रेफरेंस जो आर्टिकल बताया है, जो नेम बताया आर्टिकल का, उसको यूज करके आगे फॉलो करते चलेगा। तो डिस्कस करते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये वेव फंक्शन से पहले का कंसेप्ट है। जैसे ही डी ब्रोगली कंसेप्ट आपको डिस्कस किया, उसके बाद कैसे आप सिस्टम से रिजल्ट्स फाइंड करेंगे, दैट टाइम पे आपको ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस करना था, वेव फंक्शन से पहले और डी ब्रोगली कंसेप्ट के बाद, वेव पैकेट के बाद। बट कुछ रिजल्ट आपको डिस्कस करने के लिए मैंने वेव फंक्शन पहले नहीं किया, वेव फंक्शन से रिजल्ट फाइंड करना बताया, जिससे आप सम डाउट्स को एलिमिनेट कर पाए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जैसे ही मटेरियल पार्टिकल मोशन करेगा, अब मॉडिफाइड डी ब्रोगली कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग लार्ज नंबर ऑफ वेव एसोसिएट होंगी। फिर ऐसे आपको ये हिंट किया कि अगर पार्टिकल बाउंड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है तो वहां पे वेव फंक्शन लोकलाइज होगा या वेव पैकेट बनेगा, और वेव पैकेट में लिमिटेड शेप आपको बताया था। ये वेव पैकेट का शेप आपको डिस्कस किया हुआ है, कैसे अराइज होगा वो पॉइंट भी आपको हिंट किया हुआ है। तो ये पार्टिकल के रिगार्डिंग आपको वेव मोशन से, जैसे ही आप यहाँ पे वेव नेचर लेंगे तो पार्टिकल की पोजीशन आप श्योरली नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहाँ पे होगा। आप ये जस्ट बता सकते हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के इनसाइड में, अगर ये आपको साइज का आइडिया है तो आप ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में पार्टिकल कहीं हो सकता है। और जब पार्टिकल के रिगार्डिंग आप ऑब्जर्वेशंस करेंगे तो कभी पार्टिकल आपको इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मिलेगा, हो सकता है कि पार्टिकल कभी इस पोजीशन पे ऑब्जर्व हो जाए, कभी पार्टिकल आपको यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाए, डिफरेंट पोजीशन पे पार्टिकल ऑब्जर्व होगा जब आप लार्ज नंबर ऑफ टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे। बट आउट ऑफ न्यूमरस एक्सपेरिमेंट्स ये इस रीजन में आपको मोर चांसेस मिलेंगे, पार्टिकल की पोजीशन इस रीजन में मोस्टली आपको ऑब्जर्व होगा, मोर नंबर ऑफ टाइम्स पार्टिकल इस रीजन में, जहाँ पे एम्पलीट्यूड लार्ज है उस रीजन में पार्टिकल के मोर चांसेस। बट अगर यहाँ पे अगर आपने 100 टाइम एक्सपेरिमेंट किया और 40 और 50% टाइम इस रीजन में मिल गया पार्टिकल, बट यहाँ पे भी तो 1 टाइम मिल सकता है, 2 टाइम मिल सकता है, हो सकता है 5 टाइम्स इस रीजन में मिल जाए वेव पार्टिकल। तो जो ये रेंज आपको यहाँ पे मैंने ये शेप बताया, आई टाइप शेप, इसके इनसाइड में पार्टिकल कहीं भी ऑब्जर्व हो सकता है, और जब ऑब्जर्व होगा तो पार्टिकल की पोजीशन के रिगार्डिंग आपको एक रेंज मिलेगा। रेंज
चेंज मिलेगा, इट मींस वहां पे अनसर्टेनिटी अराइज होगी। तो ड्यू टू वेव नेचर ऑफ द मैटर अनसर्टेनिटी अराइज होती है। जब पार्टिकल की पोजीशन को आप मेजर करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल की पोजीशन को, तो आप श्योरिटी से आप नहीं बता सकते कि पार्टिकल एग्जैक्टली किस पोजीशन पे है। तो अनसर्टेनिटी अराइज होने का रीजन क्या है कि अगर पार्टिकल नेचर शो करता है तो आप एग्जैक्टली बता सकते थे कि पार्टिकल इनिशियली कहां है और आफ्टर सम टाइम पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा। बट ड्यू टू वेव नेचर अनसर्टेनिटी अराइज हो गया पोजीशन में, पार्टिकल की पोजीशन अनसर्टेन है। तो उस अनसर्टेनिटी के रिगार्डिंग हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल सजेस्ट किया। उसने मोर टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया और उसने थ्योरेटिकल स्टेटमेंट को यहां पे हिंट किया, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन if the uncertainty in x component of position of a quantum mechanical system is delta x, then its x component of linear momentum cannot be measured simultaneously more accurately than h cross by 2 delta x। ये ओरिजिनल फॉर्म में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है जो हाइजेनबर्ग ने सजेस्ट किया। बट इसी को आप जनरलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे तो x और px के लिए है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट डेल्टा x डेल्टा px greater than or equal to h cross by 2, ये प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी बनेगा। प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन एंड कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम। तो ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट है जो मैथमेटिकली आप एक्सप्रेशन यूज करते हैं और उसके रिगार्डिंग आपको ओरिजिनल फॉर्म में ये स्टेटमेंट है। यहाँ पे x के लिए है, बट यही पार्ट आप y कंपोनेंट के लिए भी नोट कर सकते हैं, y डेल्टा py ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। z कंपोनेंट के लिए भी नोट करेंगे तो z डेल्टा pz ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। ये आपको जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था उससे हिंट किया। अब इसी के डिफरेंट पार्ट के लिए आप चेक करेंगे तो ये प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज बनेगी। डेल्टा ई एनर्जी और कॉरस्पॉन्डिंग टाइम अनसर्टेनिटी, डेल्टा ई डेल्टा टी h क्रॉस बाई 2, ये फॉर्म भी पढ़े होंगे। एक डेल्टा थीटा एंड डेल्टा एल ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। हियर डेल्टा थीटा, पहले डेल्टा एल नोट करेंगे, अनसर्टेनिटी इन एंगुलर मोमेंटम, एंड डेल्टा थीटा uncertainty in angular position measured in a plane perpendicular to angular momentum। अगर ये z कंपोनेंट है तो डेल्टा थीटा xy प्लेन में आप मेजर करेंगे। तो ये डिफरेंट अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आप लोग पढ़े होंगे। ये रिजल्ट भी आप पढ़े होंगे, डेल्टा x डेल्टा पी बाई, ये जीरो पड़ेगा। डिफरेंट कंपोनेंट के लिए लीनियर मोमेंटम और पोजीशन में अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट हम जीरो पढ़ते हैं। डेल्टा वाई डेल्टा पी एक्स, ये जीरो पड़े होंगे। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को आप जनरलाइज कर सकते हैं फॉर ए कैनोनिकली कंजुगेट डायनामिकल वेरिएबल पेयर के लिए। तो जनरल स्टेटमेंट नोट करेंगे, मैं नेक्स्ट पेज पे नोट कर रहा हूं। इट इज इम्पॉसिबल to measure a pair of canonically conjugate dynamical variables simultaneously to arbitrary accuracy। This is the general statement for Heisenberg uncertainty principle। यहाँ पे सम वर्ड को आप क्लियर करेंगे तो वर्ड लिखा है simultaneously। तो according to Heisenberg uncertainty principle, there is no restriction to measure a pair at a different time with 100% accuracy। तो ये वर्ड जो है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, simultaneously। तो ये Heisenberg uncertainty principle accuracy को रेस्ट्रिक्ट करता है साइमल्टेनियस मेजरमेंट के लिए, सेम टाइम पे मेजरमेंट के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप t = 5 सेकंड पे आप पोजीशन को 100% एक्यूरेसी से मेजर कर लें, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 0 हो जाए। अगर t = 5 सेकंड पे ही आप लीनियर मोमेंटम के सेम कंपोनेंट को आप मेजर करेंगे तो वो 100% अनसर्टेन हो जाएगा, उसमें अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट हो जाएगी। बट t = 20 सेकंड पे ऐसा हो सकता है कि आप अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम 0 कर दें। तो रेस्ट्रिक्शन जो है आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी, अपनी चॉइस से आप एक्यूरेसी यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकते। आप कोई एक वेरिएबल की एक्यूरेसी को जैसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो पेयर में अनदर वेरिएबल की
तो यहाँ पे साइमल्टेनियस मेजरमेंट ये यहाँ पे ये रेस्ट्रिक्शन है, और सेम टाइम पे आप मेजर कर सकते हैं बट एक्यूरेसी आर्बिट्री नहीं होगा, एक्यूरेसी वहाँ पे रिलेशन पे डिपेंड करेगा। तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली टू आर्बिट्री एक्यूरेसी, और वैलिड है कैनोनिकली कंजुगेट डायनामिकल वेरिएबल पेयर के लिए। तो इस पर्टिकुलर पेयर को आप कैनोनिकली कंजुगेट डायनामिकल वेरिएबल पेयर कहेंगे, कैनोनिकली कंजुगेट पेयर कहेंगे। डायनामिकल वेरिएबल इसलिए आएगा क्योंकि वो मोशन से रिलेटेड है। वेव नेचर, वेव फंक्शन का कांसेप्ट क्वांटम मैकेनिक्स में तभी है जब पार्टिकल मोशन में होगा, और मोशन के रिगार्डिंग जो वेरिएबल्स हैं वो डायनामिकल वेरिएबल्स होंगे। तो डायनामिकल वेरिएबल वर्ड से कोई आपको डिफिकल्टी फेस नहीं होगी, तो आइडिया होना चाहिए कि इस पेयर के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको नॉन जीरो बनेगा। तो दैट पेयर इज नोन एज कैनोनिकली कंजुगेट पेयर। साइमल्टेनियस और आर्बिट्री एक्यूरेसी, ये वर्ड यहाँ पे आपको अगर कोई भी एक वर्ड आप स्किप कर देंगे तो स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो किस पेयर को कैनोनिकली कंजुगेट पेयर कहेंगे? आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में जब हैमिल्टनियन अप्रोच पढ़ते हैं तो हैमिल्टनियन अप्रोच में हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होंगे आप लोग, qi डॉट दैट इज del h by del pi एंड pi डॉट माइनस del h by del qi। जो पेयर these equations कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करेगा दैट पेयर इज नोन एज कैनोनिकली कंजुगेट डायनामिकल वेरिएबल पेयर। तो यहाँ पे अगर जनरलाइज कोऑर्डिनेट qi ले रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरलाइज मोमेंटम pi, ये कैनोनिकली कंजुगेट पेयर बन गया qi pi। बट जरूरी नहीं कि ये पोजीशन ऑफ मोमेंटम ही हो। आप लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में जनरलाइज कोऑर्डिनेट का कांसेप्ट पढ़े होंगे, तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं कि सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट हो, जनरलाइज मोमेंटम जरूरी नहीं कि वो लीनियर मोमेंटम हो। सेम मीनिंग यहाँ पे है। जैसे ही आप क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टनियन अप्रोच पढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स दैट टाइम पे ही स्टार्ट हो जाता है, सेम टाइम पे आप पोजीशन ऑफ मोमेंटम इंक्लूड करके चलते हैं वहाँ पे। बट क्लासिकल मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आपने यूज नहीं किया होगा। जो यहाँ पे अनसर्टेनिटीज आ रही हैं वो आपने वहाँ पे यूज नहीं की होंगी। रीजन भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स में जो आप किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे साइज मैक्रो साइज होता है, मैक्रोस्कोपिक रेंज में साइज होता है। अगर साइज आप ले रहे हैं 10 टू पावर सपोज 3 या 10 टू पावर -1 मीटर का सपोज ले रहे हैं, और जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ रही है, ये अनसर्टेन यहाँ पे साइज से कंपेयर कर रहे हैं तो पोजीशन के लिए मैं आपको यहाँ पे इन कर रहा हूँ, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ रही है सपोज 10 टू पावर -10 मीटर के ऑर्डर का, तो इस साइज के रेस्पेक्ट में ये अनसर्टेनिटी को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अगर पार्टिकल की पोजीशन को आपने किसी पर्टिकुलर टाइम पे मेजर किया, सपोज इस पर्टिकुलर टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे पार्टिकल है, और आप अगर यहाँ पे अनसर्टेनिटी चेक करते तो इससे प्लस माइनस वैल्यूज आपको मिलती, तो बट ये जब राउंड ऑफ करते तो इसका पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अगर यही एग्जांपल आप क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ के क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जर्व करने लगे, और यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन सपोज 10 टू पावर -8 मीटर के ऑर्डर किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और अनसर्टेनिटी जो आप ले रहे हैं वो 10 टू पावर -11 ले रहे हैं या 10 टू पावर -12 ले रहे हैं या -10 ले रहे हैं, मैंने अनसर्टेनिटी को सेम रख दिया, पोजीशन चेंज कर दिया, तो आप यहाँ पे ये कंट्रीब्यूट करेगा, यहाँ पे कंपेरेबल आ जाएगा, ये अफेक्ट करेगा मेजरमेंट, जो यहाँ पे अफेक्ट नहीं कर रहा है। इसलिए हैमिल्टनियन अप्रोच में ही क्वांटम मैकेनिक्स राइज हो जाता है। दैट अप्रोच को अगर आप क्लासिकल सिस्टम से क्वांटम सिस्टम पे अप्लाई करने लगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आ जाएगा, आप वहाँ पे भी नहीं चल जाएगा। ओनली कंपैरिजन का आपको डिफरेंस है कि अगर अनसर्टेनिटी साइज पे कंपैरेटिवली वहाँ पे साइज के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल है, जो मैक्रोस्कोपिक पार्ट के लिए बनेगा, जो क्लासिकल मैकेनिक्स में बनेगा, तो दैट टाइम पे अनसर्टेनिटी को आप नेगलेक्ट कर देंगे, आप एक्यूरेसी से सिस्टम को मेजर कर सकते हैं। बट जब ये कंपेरेबल होगा, अनसर्टेनिटी कंपेरेबल होगा, तब आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, तब ये मेजरमेंट को अफेक्ट करेगा। तो जो पेयर कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है वो कैनोनिकली कंजुगेट डायनामिकल वेरिएबल पेयर होगा, और उसी के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट नॉन जीरो है। तो यहाँ पे जो लास्ट पेज पे, लास्ट स्लाइड पे मैंने सम पेयर्स लिखे हैं, सम प्रोडक्ट लिखे हैं, ये जिनके लिए नॉन जीरो है वो कैनोनिकली कंजुगेट पेयर है। टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट मोमेंट ऑफ एनर्जी पड़ता है, एंगुलर पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम पड़ता है, पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर मोमेंटम पड़ता है, बट एक्स और पी वाई ये कैनोनिकली कंजुगेट पेयर नहीं है, वाई और पी एक्स ये कैनोनिकली कंजुगेट पेयर नहीं है। वो आपको यहाँ से पता चल रहा है, सेम इंडिसेस आपको लेना है, ये आई है तो ये भी पार्ट आई है, यहाँ पे जे नहीं है, एक्स होगा तो एक्स कंपोनेंट आएगा, वाई होगा तो वाई कंपोनेंट आएगा। तो ये आप पॉइंट्स क्लियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे कैनोनिकली कंजुगेट पेयर में अगर आप ऑल पेयर्स की यूनिट को चेक करने लगे, यहाँ पे सभी पेयर्स का यूनिट चेक करें तो एक्शन का यूनिट आएगा, जूल सेकंड यूनिट बनेगा, बट उस एक्शन के यूनिट से ये आप दीज टू पार्ट को क्लासिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कैटेगराइज डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। एक पेयर के लिए जीरो है, अनदर के लिए नॉन जीरो है। तो करेक्ट क्या है? कैनोनिकली कंजुगेट पेयर का डेफिनेशन एक्शन की यूनिट को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, बट वो इन इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, वो सेटिस्फाई करेगा तो कैनोनिकली कंजुगेट डायनामिकल वेरिएबल पेयर होगा। इसी में एक आगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को आप रिलेट करते हैं, यूज करेंगे जब कम्यूटेटर ब्रैकेट्स पढ़ते हैं। कम्यूटेटर ब्रैकेट के फिजिकल सिग्निफिकेंस में भी ये आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को रिलेट करना होगा। तो अगर कोई टू ऑपरेटर्स ले रहे हैं ए एंड बी और उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट नोटेशंस ले रहे हैं डेल्टा ए डेल्टा बी, तो एक रिलेशन आप लोग यहाँ पे पढ़ते हैं डेल्टा ए स्क्वायर डेल्टा बी स्क्वायर, जस्ट मैं रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ कि आगे आप ये रिलेट करेंगे। कम्यूटेटर से रिलेट होता है -1/4 मीन स्क्वायर कम्यूटेटर, एक्सपेक्टेशन ऑफ कम्यूटेटर का स्क्वायर लाइक दिस पार्ट डिफरेंस। ये ना, तो अगर कम्यूटेटर ब्रैकेट जीरो हो जाए तो अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट जीरो हो जाए।
इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 बन जाएगा। अगर ये नॉन जीरो बनेगा तभी नॉन जीरो बनेगा प्रोडक्ट। तो ये आप थोड़ा रिकॉल करें, कम्यूटेटर ब्रैकेट के फिजिकल सिग्निफिकेंस में आप लोग यही पढ़े होंगे। अगर ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते हैं तो दे कैन नॉट बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी। इफ कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 ऑपरेटर्स कम्यूट देन दे कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली, दे कैन हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन। ये आप स्टेटमेंट पढ़े होंगे जो आपको आगे कम्यूटेटर ऑपरेटर्स पढ़ाएंगे, कम्यूटेटर पढ़ाएंगे तब ये स्टेटमेंट नॉट भी कराएंगे। बट इसको रिलेट करने के लिए ये एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फॉर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो ऑपरेटर्स कम्यूट करेंगे वाई पी वाई कम्यूट करते हैं। अगर थोड़ा मेमोरी बेस जाए आप रिलेशन और पीजी लेवल के मेमोरी बेस, तो एक्स और पी वाई कम्यूट करते हैं 0, तो ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट 0। बट एक्स और पी एस कम्यूट नहीं करते। ये कम्यूटेटर ब्रैकेट आप लोगों ने आई एच क्रॉस पढ़ा होगा, और जैसे आई एच क्रॉस था ये नॉन जीरो है। सेम कंपोनेंट के लिए आई एच क्रॉस आता है, डिफरेंट के लिए 0 बनता है। तो जो जिन ऑपरेटर्स का कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होगा, जिन ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेटर ब्रैकेट 0 होगा उनके लिए ये प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी 0 आएगा, और जिन ऑपरेटर्स के लिए कम्यूटेटर ब्रैकेट नॉन जीरो होगा उनके लिए अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट नॉन जीरो होगा। तो ये आगे रिलेट होगा, इसलिए पहले ही आपको मैंने ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आपको दे दिया है ऑपरेटर के नोटेशन। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या है, जनरलाइज्ड स्टेटमेंट क्या है, किन पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में क्यों कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्वांटम में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे इन कर दिया। अब इसके एप्लीकेशंस पार्ट पे जाते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एप्लीकेशंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोग पढ़े होंगे मोस्टली किसी भी बुक में, आप नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एप्लीकेशन से हम कंफर्म करेंगे कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड में एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे रिजल्ट हमें पता है नॉन एग्जिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वो एग्जिस्ट नहीं करेगा इनसाइड द न्यूक्लियस। बट अभी हमें कंफर्म करना है, कंफर्म करने के लिए हम एज्यूम करके चलेंगे। Let us consider that electron exists inside the nucleus. और जब आप एज्यूम करके चल रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड में एग्जिस्ट करेगा, सपोज दिस इज न्यूक्लियस और इसका रेडियस r ले रहे हैं, तो न्यूक्लियस के इनसाइड में अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा तो इसमें आपको अनसर्टेनिटी का ऑर्डर आपको पता चल गया। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। और एक रफ एस्टिमेशन के लिए अब ये न्यूक्लियस का साइज आप एटॉमिक मास नंबर पे डिपेंडेंसी आपने चेक किया हो, 1/1/3 आता है। उसी पार्ट से आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि ये फेम्टोमीटर ऑर्डर का होता है, 10 टू पावर माइनस 14 और 15 मीटर ऑर्डर का आप कंसीडर कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट आप यूज करें, डेल्टा आर डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई, तो यहाँ पे आप डेल्टा पी फाइंड करेंगे, एक रेंज मिलेगा आपको कि मिनिमम वैल्यू कितना है और इससे हायर वैल्यू क्या हो सकता है। अब इस रिजल्ट को आप यूज करेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पे हिंट किया कि जो अनसर्टेनिटी है वो आर के ऑर्डर का था और अनसर्टेनिटी मोमेंटम पी के ऑर्डर का मिलेगा। मिनिमम वैल्यू को हम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो यहाँ पे ये एजम्पशन आप ले सकते हैं कि अगर मोमेंटम नेग्लिजिबल होता तो पी से p माइनस डेल्टा पी बाई 2 और p प्लस डेल्टा पी बाई 2 लाइक दिस रेंज होता, और ये वैल्यू 0 है तो ये डेल्टा पी से मैच करता है पैराग्राफ एस्टिमेशन में। तो p इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा पी और r इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा r। या p टू p प्लस dp आप पढ़ते थे रेंज, तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी डेल्टा पी है, अगर p को हम 0 करते हैं तो आपको यहाँ पे मोमेंटम का ऑर्डर डेल्टा पी बन गया, चाहे जैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। अब इस डेल्टा पी से इस न्यूक्लियस के इनसाइड में पार्टिकल मोशन में है तो हम इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मेजर करें। जो काइनेटिक एनर्जी इनसाइड द न्यूक्लियस p स्क्वायर बाई 2m इलेक्ट्रॉन के लिए होगी। अब इस p को हम एक रफ एस्टिमेशन के लिए, काइनेटिक एनर्जी का रफ एस्टिमेशन के लिए p को डेल्टा p रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा p स्क्वायर बाई 2m। अब आपको यहाँ से h क्रॉस की वैल्यू पता है, डेल्टा r पता है, तो डेल्टा p का आइडिया मिल गया, और डेल्टा p स्क्वायर कैलकुलेट करके इलेक्ट्रॉन का मास का आपको आइडिया है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 इन किलोग्राम। एक बार यहाँ पे ये वैल्यू को कैलकुलेट करिए, डेल्टा पी की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 डेल्टा आर स्क्वायर
वैल्यूज का हिंट क्या हुआ है, एक बार न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे ट्राई करके देखिए क्या वैल्यू आती है, और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें। सभी एक बार ट्राई करेंगे कैलकुलेशन में कि क्या वैल्यू आती है। तो 0.9537 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताएंगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ रहा, 0.953 into 10 to the power 2 10 टू पावर 2 सर। एक बार फिर से चेक कर लीजिए। ये 95.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। नाइन्टी फाइव या 96 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के राउंड आ रहा हो। सर जब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज प्लेस करेंगे 6.6 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 पाई 3.14, ये एच क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे ये 2 आरबीसी के इनसाइड में है, तो 2 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाई 2 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 30। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो जूल में आएगी। अब इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 90, और इसी को मेगा में अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो तो ये माइनस 13, तो ये वैल्यू आपको कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा दैट इज 95.59 इंटू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो 95.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको ये हिंट किया कि अगर इलेक्ट्रॉन को एज्यूम कर लें कि वो इनसाइड द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, तो उसकी मिनिमम, यहाँ पे देखिए रेंज लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो हमने ये जो वैल्यू कैलकुलेट किया है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो कैलकुलेटेड मिनिमम वैल्यू बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो थियोरेटिकल वैल्यू है, वो आपको यहाँ पे 95.59 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता चल गया। बट जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू, जो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को मेजर किया है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑब्जर्व्ड फॉर इलेक्ट्रॉन वो 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये मैक्सिमम है। इट मींस या तो एनर्जी 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है या इससे लेस हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। बट जो थियोरेटिकल वैल्यू आपने कैलकुलेट किया है वो मिनिमम है। मिनिमम थियोरेटिकल वैल्यू कितना है, वो 95.59 है, और देयर इज लार्ज डिफरेंस इन दीस टू वैल्यूज। तो जो आपने एजम्पशन लिया है, क्योंकि 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस हो सकता था, प्लस माइनस हो सकता था। अगर वैल्यू कहीं पे 4.5 आता थियोरेटिकल वैल्यू, कहीं 3.7 आता मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थियोरेटिकल वैल्यू, तो ये हो सकता था कि आप कहीं कैलकुलेशन में एरर कर रहे हैं, कहीं 2 का फैक्टर एक्स्ट्रा ले लिया हो, कहीं आपने 2 का फैक्टर मिस कर दिया हो, कहीं आपने जिस न्यूक्लियस का एजम्पशन लिया है हो सकता है कि वहां पे न्यूक्लियर नंबर लार्ज रहा हो, न्यूक्लियर नंबर लेस रहा हो, ये पावर 1/3 का भी कंडीशन आता है। तो दीस फैक्टर से हो सकता है कि कहीं आपने कैलकुलेशन एरर कर दिया हो, बट देयर इज लार्ज डिफरेंस, तो कहीं ना कहीं आपका एजम्पशन रॉन्ग है। Due to this difference in theoretical or experimental value, we can say that electron cannot exist inside the nucleus. तो जो एजम्पशन लिया था वो रॉन्ग हो गया, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इनसाइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कैलकुलेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। So by using Heisenberg uncertainty principle, we can calculate ground state energy of quantum mechanical system. कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो पॉइंट मैंने हिंट किया है, या इससे प्रॉब्लम पूछा भी जाता है। अगर आपको वेव फंक्शन नहीं दिया है और आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी, तो एक आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आइडिया ले सकते हैं। समटाइम वो एग्जैक्ट वैल्यू से भी मैच कर जाता है। तो आपको एनर्जी कैलकुलेशन करने के लिए हैमिल्टोनियन का आइडिया है, और हैमिल्टोनियन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर वन डायमेंशनल सिस्टम ले रहे हैं या मल्टी डायमेंशन ले रहे हैं, तो पोजीशन डिपेंडेंसी x से r हो सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लिखेंगे p²/2m, और पोटेंशियल एनर्जी जनरली पोजीशन का फंक्शन है, तो मैंने 3 डायमेंशन में ये r नोटेशन ले लिया, और ये हैमिल्टोनियन को एनर्जी e नोटेशन से रिप्रेजेंट करेगा। तो किसी भी सिस्टम के लिए
जब हम एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये पार्ट तो सेम रहेगा, काइनेटिक एनर्जी टर्म इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। सिस्टम के चेंज होने से पोटेंशियल कंडीशन चेंज होता जाएगा, पोजीशन डिपेंडेंसी पोटेंशियल में चेंज होता जाएगा। तो इन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी विल अज्यूम दैट r is of the order of uncertainty in position and p is of the order of uncertainty in momentum. For the minimum energy calculation, we can assume that position is of the order of uncertainty in position and momentum is of the order of uncertainty in momentum. Then energy can be written as delta p square by twice m plus v function of delta. एक जनरल मेथड में आपको यहाँ पे हिंट कर रहा हूँ कि कैसे आप इसको कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेशन के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करेंगे। तो यहाँ से आपको एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड हो गया in terms of uncertainties delta r and delta p. This is two variable function delta r and delta p, but these two variables are related by Heisenberg uncertainty product. So we can eliminate uncertainty in momentum in this expression by using Heisenberg uncertainty product delta r delta p that is greater than or equal to h cross by 2. For one dimension, ये रिजल्ट डेल्टा x डेल्टा px में कन्वर्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। अब ये एलिमिनेशन जो आप करेंगे ये इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मैंने आपको पहले वेव फंक्शन बताया। डेल्टा x डेल्टा px इज एग्जैक्टली h क्रॉस बाय 2। ये कंफर्म किया था किसके लिए h क्रॉस बाय 2 आया था एग्जैक्टली? प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी मिनिमम था, h क्रॉस बाय 2 था। इसके लिए फॉर गॉसियन टाइप वेव फंक्शन, गॉसियन टाइप वेव फंक्शन और प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मैंने यहाँ वेव फंक्शन लिख दिया। अगर आप मेमोरी बेस्ड ये स्टेप को कंपेयर करें, ये तो मैंने वेव फंक्शन के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए हिंट कर दिया, बट ये रिकॉल करिए कि जितने भी नोन सिस्टम्स आप पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, नोन सिस्टम्स में किसके लिए किस स्टेट में गॉसियन फॉर्म होता है। अब रिकॉल करें हार्मोनिक ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, ये आप फॉर्म पढ़े होंगे वेव फंक्शन का एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2। सभी को रिकॉल हुआ? मैं नॉर्मेशन कांस्टेंट हाइड किया हुआ है, ओनली वेरिएबल पार्ट को कंपेयर करें तो गॉसियन फॉर्म है वेव फंक्शन का, और ये हार्मोनिक ऑसिलेटर की ग्राउंड स्टेट के लिए पढ़ते हैं, साई 0 x पढ़ते हैं वहां पे, और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन फॉर्म गॉसियन है और इसका पोटेंशियल फॉर्म आपको पता है, पोटेंशियल x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर पढ़ा होगा, हाफ k x स्क्वायर पढ़ा होगा हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो यहाँ पे आपको ये कंफर्म हो गया फॉर गॉसियन टाइप वेव फंक्शन और ओनली फॉर जितने भी नोन सिस्टम है, अगर वहां पे पोटेंशियल दिया हुआ है आपको या सिस्टम का नेम दिया हुआ है, ओनली फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, और इसी में पोटेंशियल, आप इसको लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी लिख सकते हैं, या आपको पोटेंशियल एक्स स्क्वायर के अगर प्रोपोर्शनल दिया है तब आप ये यूज कर सकते हैं। बट अगर वेव फंक्शन गॉसियन टाइप नहीं है, पोटेंशियल में डिपेंडेंसी अदर देन एक्स स्क्वायर है, तब आपको ये एग्जैक्ट नहीं पता है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स का प्रोडक्ट एग्जैक्टली क्या आएगा वो आपको नहीं पता है। कंफर्म कब होगा? जब आपको वेव फंक्शन का उसके लिए बताओ। बट ये कंफर्म है कि h क्रॉस बाय 2 नहीं आएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू h क्रॉस बाय 2। h क्रॉस बाय 2 श्योरली नहीं आएगा, इससे डिफरेंट आएगा फॉर नॉन गॉसियन टाइप फंक्शन और नॉन गॉसियन वेव फंक्शन। और पोटेंशियल इज नॉट इक्वल्स टू सम कांस्टेंट एक्स स्क्वायर। तो दीज टाइप ऑफ पोटेंशियल्स के लिए, दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए आप यहाँ पे एक रफ एस्टिमेशन अगर ग्राउंड स्टेट एनर्जी का करना है तो आप ये h क्रॉस यूज कर सकते हैं, या तो इनइक्वालिटी में रिजल्ट फाइंड करें या आप h क्रॉस यूज कर सकते हैं। देखो मैं आपको फिर से हिंट कर रहा हूं, यहाँ तो एग्जैक्टली पता है, तुमने यूज कर लिया, यहाँ पे नहीं पता, हो सकता है कि वो h क्रॉस से भी ला जाए, h क्रॉस बाय 2 से ग्रेटर होगा, ये वैल्यू h क्रॉस बाय 2 नहीं आएगा, इससे ग्रेटर आएगा। नॉट इक्वल टू h क्रॉस बाय 2 मैंने लिखा, दैट मींस ग्रेटर देन h क्रॉस बाय 2 है, बट एग्जैक्टली कितना है जब आप डिफरेंट सिस्टम्स पढ़ लेंगे, डिफरेंट पोटेंशियल फॉर्म के लिए वेव फंक्शन का फॉर्म पढ़ेंगे, उनमें अनसर्टेनिटीज कैलकुलेट करेंगे, तब वो कंफर्म होगा कि एग्जैक्टली कितना है। बट उससे पहले अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो इनइक्वालिटी में आप अप्रोक्सीमेट रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग h क्रॉस, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी डेल्टा x डेल्टा px अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h क्रॉस। फिर ये पॉइंट कंफर्म कराने के लिए पहले मैंने वेव फंक्शन आपको डिस्कस किया। अगर वेव फंक्शन नहीं पढ़ते तो यहाँ पे डाउटफुल रहता कि कैसे h क्रॉस बाय 2 आता है, तो आपको कंफर्म रहेगा कि कैसे ग्राउंड स्टेट एनर्जी कैलकुलेशन करना है बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये मेथड आपको यहाँ पे कंफर्म है। तो दीज टू पॉइंट्स को यूज करके आप एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। मैं इसी स्टेप को और आगे यहाँ पे हिंट कर दे रहा हूँ। इस स्टेप तक एनर्जी में 2 वेरिएबल्स हैं, डेल्टा पी और डेल्टा आर, बट जैसे ही आपने ये रिप्लेसमेंट किया, डेल्टा पी को एलिमिनेट किया, देन एनर्जी विल बी फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल फंक्शन ऑफ डेल्टा आर। बोथ टर्म्स कंबाइंड हो गए वहां पे
काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों टर्म में डेल्टा आर का डिपेंडेंसी आएगा, तो एनर्जी इज फंक्शन ऑफ डेल्टा। अब आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का रोल जस्ट ये था कि आप ये अनसर्टेनिटी प्रोडक्ट से कैसे आप डेल्टा पी को इन टर्म्स ऑफ डेल्टा आर एलिमिनेट करें। बाकी अब ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन गया कि आपको मैक्सिमम और मिनिमा के जो स्टेप्स बताए हैं उनको आपको यहाँ पे फॉलो करना है। आपको यहाँ पे मिनिमम एनर्जी कैलकुलेट करना है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी मींस लोएस्ट एनर्जी और मिनिमम एनर्जी, और मिनिमम के लिए आप एनर्जी फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 रखेंगे, यहाँ से डेल्टा आर की सम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सपोज किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सपोज डेल्टा आर इक्वल्स आर नॉट पे, कोई रैंडम नोटेशन मैंने यूज कर लिया, ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब ये आर नॉट वैल्यू, अनसर्टेनिटी की आर नॉट वैल्यू पे फंक्शन आपको पता चल गया कि फंक्शन मिनिमम होगा, एनर्जी फंक्शन मिनिमम होगा। अब ये एनर्जी की वैल्यू आप डेल्टा आर इज इक्वल टू आर नॉट एक्सप्रेशन में प्लेस करके यहाँ पे मिनिमम एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से जो एनर्जी आपको मिलेगा वो लोएस्ट एनर्जी बनेगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बनेगा और मिनिमम एनर्जी बनेगा। तो आपको एक मेथड यहाँ पे सजेस्ट हो गया कि कैसे आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके आप ग्राउंड स्टेट एनर्जी सिस्टम का कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दिस आर नॉट वैल्यू, इसी में थर्ड पॉइंट होगा कैलकुलेशन ऑफ थर्ड एप्लीकेशन में। और जैसे ही आप मल्टी डायमेंशन में आप ये एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करेंगे तो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस पे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट बोहर रेडियस, ये फिर से कोई न्यू पॉइंट नहीं है, ये सेकंड पार्ट पॉइंट में ही ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो रहा है। बट नेम आपको एप्लीकेशन का नेम आपको स्टेटमेंट डिफरेंट शो करना था, तो ये आपको मैंने नोट कर दिया कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। अभी इस स्टेप में जो ये पॉइंट्स हैं, जब आप बाय यूजिंग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कंफर्म कर लेंगे कि एनर्जी डेल्टा आर का फंक्शन है और इसको मिनिमाइज करने के स्टेप्स फॉलो करेंगे, तो यहाँ से आप डेल्टा आर की वैल्यू से सेलेक्ट करेंगे कि किस वैल्यू पे ये मिनिमम वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है जो आपको ये नोटेशन बताया आर नॉट, देन आर नॉट इज फर्स्ट बोहर रेडियस। मल्टी डायमेंशन में आर नॉट वैल्यू फर्स्ट बोहर रेडियस बनेगा। वन डायमेंशन में मैं इसलिए हिंट नहीं कर रहा क्योंकि रेडियस के लिए एटलीस्ट 2 डायमेंशनल मोशन होना चाहिए, वो कंसेप्चुअली करेक्ट नहीं बनेगा वन डायमेंशन में। रेडियस आप सर्किल के लिए पढ़ते हैं, स्फीयर के लिए पढ़ते हैं जो 2 मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। वन डायमेंशन में आप रेडियस का कंसेप्ट नहीं पढ़ते। तो ये थर्ड पॉइंट भी आपको यहाँ पे हिंट हो गया कि फर्स्ट बोहर रेडियस कैसे कैलकुलेट करना है। सपोज आपको हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा जाए तो हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे और यहाँ पे जो डेल्टा आर की वैल्यू आएगा मिनिमम पार्ट के लिए वो फर्स्ट बोहर रेडियस करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैंने सम पॉइंट्स शो कर दिए एप्लीकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल विड्थ। कैलकुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रल विड्थ जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। सम टाइम आप लोगों ने वहां पे स्पेक्ट्रल विड्थ फाइंड करने के लिए हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज किया होगा। स्पेक्ट्रल विड्थ का मीनिंग क्या है ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप पढ़े भी होंगे, बट मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, उसको रिलेट कर पाएंगे। अगर आप स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं किसी भी मटेरियल के लिए और मैंने यहाँ पे 2 लेवल्स शो कर दिए, एक E1 और एक E2। ये सपोज नॉन डिजेनरेट लेवल्स हैं, नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स, ये मैं यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स। इट मींस सिंगल लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग सिंगल स्टेट्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स नॉन डिजेनरेट हैं। तो जैसे ही ट्रांजिशन होगा, अगर पार्टिकल इनिशियली हायर स्टेट में है, हाई एनर्जी लेवल में है, तो डीएक्साइट होगा, लोअर स्टेट्स में जाएगा। तो यहाँ पे ट्रांजिशन लाइन को आप रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। कहां से कहां पे ट्रांजिशन आप एरो शो कर देते हैं। तो E2 से E1 में ट्रांजिशन हो रहा है, तो यहाँ पे these two एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग फोटोन इमिट होगा। एनर्जी डिफरेंस डेल्टा ई फोटोन की एनर्जी का डिफरेंस बनेगा। तो ये सिंगल लाइन है, बट इस लाइन में विड्थ नहीं, ये सिंगल लाइन है तो इसका विड्थ 0 है, नेग्लिजिबल। बट अगर डिजेनरेट कोई यहाँ पे एक लेवल डिजेनरेट हो जाए या यहाँ पे एनर्जी में एरर होता, अगर ये आपको एनर्जी की शार्प वैल्यू पता है, ठीक है, अगर इसी में एनर्जी को हम ये चेंज करते हैं कि एनर्जी में स्प्रेड है, सपोज ये माइनर चेंज है एनर्जी, मैंने 2 लाइन शो कर दी यहाँ पे, इससे कंटिन्यूअस वेरिएशन हो सकता था एनर्जी। तो अब ये चेक करिए, अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ पे ड्रॉ होता और यहाँ से यहाँ भी हो सकता था, तो ये जो लाइन बनेगी, इस लाइन ये आपका सिंगल लाइन नहीं होगा तरह से, लाइन यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी वो सिंगल वेवलेंथ बन के वेवलेंथ का एक रेंज बनता जाएगा। तो उससे यहाँ पे एक विड्थ राइज हो गया, इस लाइन का एक विड्थ राइज हो गया। ये लाइक दिस इसको ड्रॉ कर सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ है, शार्प नहीं है। तो जैसे ही हम इस लेवल की एनर्जी में कहीं रेंज ले लेंगे तो आपको विड्थ का कंसेप्ट राइज हो जाएगा, वहाँ पे वेवलेंथ का रेंज बनेगा, इतने से इतने तक पार्ट हो सकता है। तो अगर ये एनर्जी अनसर्टेनिटी डेल्टा ई है या डी है, तो दैट पार्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे डेल्टा लैम्डा फाइंड करते हैं, जो आपको स्पेक्ट्रल विड्थ बताता है। स्पेक्ट्रल विड्थ एक रेंज है कि कहां से कहां तक का वेवलेंथ आपको फाइंड हो सकता है, बट ये वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में डेल्टा लैम्डा वैल्यू स्मॉल आएगा, वेरी स्मॉल नहीं कह रहा हूं, स्मॉल होगा। ऐसा नहीं होगा कि डेल्टा लैम्डा को आप लैम्डा से भी लार्ज लेते हैं। जैसे अगर लैम्डा का डिजिट 1 ले रहे हैं तो 10 टू पावर -2 10 टू पावर -3 तक जा सकता है। तो इसको फाइंड करने के लिए, विड्थ को फाइंड करने के लिए आप फोटोन की एनर्जी पढ़ते हैं h c by लैम्डा, और आप इसका अगर डिफरेंशियल करें या चेंज फाइंड करते
तो ये एच सी कॉन्स्टेंट है और यहाँ से डिफरेंस माइनस, एक तरह से डिफरेंशियल कर रहे हैं तो 1 बाई लैम्डा का डिफरेंशियल माइनस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। अब आप ये साइन को अगर इन्हीं में इंक्लूड कर लें कि डेल्टा ई पॉजिटिव है तो डेल्टा लैम्डा नेगेटिव बनेगा, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यूज आपकी बन जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ से डेल्टा लैम्डा का हिंट मिल जाएगा। इस डेल्टा लैम्डा की वैल्यू आपको हिंट रहेगा। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यहाँ पे डेल्टा ई डेल्टा टी आप यूज कर सकते हैं, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। यहाँ पे प्लेस करेंगे, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ, इस माइनस को ये जैसे माइनस आपको ये शो कर रहा है कि एनर्जी इंक्रीज होगा तो लैम्डा डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करने से माइनस आप इंक्लूड कर लीजिए यहाँ पे डेल्टा लैम्डा में, एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे एच सी बाई लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। तो डेल्टा लैम्डा डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू इस h क्रॉस को h अपॉन 2 पाई नॉट करेंगे, तो यहाँ से ये h का 1 पावर एडजस्ट हो जाएगा। तो डेल्टा लैम्डा डेल्टा टी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बाई ये लैम्डा स्क्वायर न्यूमरेटर में गया, लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई सी। इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप स्पेक्ट्रल लिमिट फाइंड करते हैं। सम टाइम आपको डेल्टा टी का हिंट दिया होगा, आप इस लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट्स रफली 10 टू पावर माइनस 9 सेकंड के ऑर्डर कर लेते हैं, तो डेल्टा लैम्डा का ग्राफ आइडिया आप ले सकते हैं कि वहां पे कितना एरर आएगा, वहां पे कितना बिट्स बनेगा स्पेक्ट्रल बिट्स बनेगा। तो लाइक दिस अभी इसमें ब्रेक कर लेते हैं, ब्रेक के बाद एक पॉइंट और आपको डिस्कस करना है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ता है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ये ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर 4 से 5:30 है, 3:30 तक लेक्चर था, 2 से 3:30। अब ब्रेक कर लेते हैं। बस स्लाइड 8 स्लाइड दिखा दो। मैं फर्स्ट तक जा रहा हूँ स्लाइड से, जिसको जो रिकॉर्ड हो देख लीजिए। लेक्चर में तो कैंडिडेट यूनिट पूछ रहे थे शायद, जब मैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस कर रहा था, नाम था शायद मैक शायद था मेरा। प्रेजेंट है या एग्जिट कर रहे हैं? सर क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 19 पर। 19 पे सर उसे ओपन करिए। सर इसमें जो हो गया जी सर, इसकी सेकंड स्लाइड। हाँ सर, इसमें जो e टू द पावर माइनस 4x इक्वल 0 है वो तो समझ में आ गया, और इसके नीचे जो आपने सर्कल में e टू द पावर प्लस x इक्वल 0 इसका स्क्वायर रूट लेते चले जाओ। एक बार स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस 2x बन गया, 0 का स्क्वायर रूट 0, और एक्सपोनेंशियल माइनस 2x का फिर से स्क्वायर रूट लोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस x बनेगा। जी सर। तो अगर ये जी वैल्यू 0 है तो एक्सपोनेंशियल माइनस x एक्सपोनेंशियल प्लस x ये सब 0 ही तो बनते जाएंगे। ये सॉरी यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से मिस्टेक हुआ, ये पार्ट 0 बनेगा, ये पार्ट हम इसकी रिक्वायरमेंट थी ये पार्ट की, ठीक है जी सर। दूसरी सर, हाँ जी जो स्लाइड नंबर 6 दिखाना।
सर इसमें जो ये लास्ट वाली एक्सपेंशन है वो नहीं ओपन की? कौन सी वाली? मैंने तो इसको थोड़ा स्किप कर दिया कि आपको बता दिया कि इस टर्म यहाँ पे देखिए, ये टर्म की वैल्यू है, हाँ जी। ये टर्म की वैल्यू है, यस सर। ये कैंसिल हो रही है। यस सर। तो इस टर्म का जितना कंडीशन आएगा ना यहाँ से, इस टोटल टर्म का हाँ उतना जी। ही कंडीशन इसका आएगा जो मैंने यहाँ पे हाइड किया है। यस सर। अब ये 2 है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर में, यस सर वो कैंसिल हो जाएगा वो सर। कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको चाहे सॉल्व कर लीजिए, बट आएगा कंडीशन वो तो स्टार्टिंग से बताता रहा हूँ, ये तो मैंने शो कर दिया है, बट इसी स्टेप पे मैंने बताया कि ये टर्म इंटीग्रेंड इवन है और लिमिट इक्वल अपोजिट है, तो इसको 2 टाइम्स पॉजिटिव पार्ट के लिए सॉल्व कर सकते थे। इट मींस इसको हटा देते, इसको और इसको यूज करके 2 टाइम करके रिजल्ट आप फाइंड कर लेते, तब भी रिजल्ट मैच कर जाता। सर बट फिर डिवाइड में तो ये तो आ रहा है ना। कहाँ पे है सर? ये टर्म पे जाइए। यस सर। सर इसमें डी क्यूब, तो ये भी ऐड होगा ना। हाँ जी। तो कितना हो गया? यस सर। यस Adjust हो सर गया। ठीक है ठीक है। और पूछना है किसी को? मैं एग्जिट कर जाता हूँ फिर से।